हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोगों का इस सेशन में स्वागत है। आज हम लोग एचपीएससी हरियाणा सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस 2021 के जनरल साइंस सेगमेंट पर फोकस करेंगे और आज हम लोग एक स्टार्टिंग से ब्रीफ में जनरल साइंस को एग्जाम ओरिएंटेड समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्जाम का समय बहुत कम है। तो हम लोग उन पॉइंट्स पर फोकस करेंगे जो एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और क्वेश्चंस एग्जाम्स में डायरेक्टली आपको मिल जाएं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जनरल साइंस का जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का सिलेबस है उसमें मेनली जो लिखा हुआ है वो क्वेश्चंस ऑन जनरल साइंस विल कवर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ जनरल साइंस, यानी कि एक समझ आपके अंदर होनी चाहिए सामान्य विज्ञान को लेकर के। बहुत डिटेल में, बहुत डीप में हमको नहीं जाना है। दूसरी चीज, उन चीजों को हमको ज्यादा फोकस करना है जो हमारे डे टू डे लाइफ में ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं, जो घटित होती चीजें हमारे सराउंडिंग में जो चीजें हो रही हैं, साइंस को, जनरल साइंस को लेकर के उन पर ज्यादा हमको फोकस करना है। इनमें मेनली बेसिक केमिस्ट्री, बेसिक बायोलॉजी और बेसिक फिजिक्स को हम लोग कवर करेंगे। वहीं पर अगर हम लोग मेंस का सिलेबस देखते हैं एचएससी का 2021 का, तो आपका जो मेंस में जनरल स्टडीज का जो पेपर है वो थर्ड पेपर में दूसरे पार्ट में, पार्ट 2 में जो सिलेबस दिया हुआ है वो डेवलपमेंट इन साइंस रिलेटेड फील्ड्स दिया हुआ है। इसमें भी उसने एकदम क्लियर कट डिफाइन कर दिया है कि क्या वो पूछने वाला है आपसे। तो डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस, टेलीकम्युनिकेशंस एंड आल्सो बेसिक कंप्यूटर्स, इतनी चीजें यहाँ पर मेंशन है। बट कुछ और चीजें यहाँ पर, जैसे डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जब वो लिख देता है तो वो अपेक्षा करता है कि आपको बायोटेक के बारे में, नैनोटेक के बारे में या टेली कम्युनिकेशन में जो नए इनोवेशंस हो रहे हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, रोबोट्स है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, इनके बारे में भी आपको ब्रीफ नॉलेज होनी चाहिए। तो हम लोग इसको भी मेंस के अकॉर्डिंग फोकस करेंगे। प्रिलिमिनरी में यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते हैं और इन टॉपिक को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। एग्जैक्टली अगर हम फोकस करते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में, तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपने देखा होगा, वैसे मैंने भी 2009 का एचएससी का प्री और मेंस दोनों क्वालिफाई किया है। उस समय जो एग्जाम होते थे वो इंग्लिश मीडियम में हुआ करते थे, हिंदी माध्यम में प्रश्न नहीं आते थे। अब दोनों बाइलिंगुअल प्रश्न आते हैं तो थोड़ा स्टूडेंट्स के लिए इजी हो गया है। तो ये वन लाइनर एग्जाम होते हैं, क्वेश्चंस आते हैं इसमें। अदर जो स्टेट के एग्जाम्स होते हैं, जैसे आपका यूपीएससी से एकदम से डिफरेंट है। यूपीएससी में जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही लेंदी होते हैं, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग होते हैं वो, और उनको समझ करके उसका आंसर देने में काफी समय लग सकता है। हरियाणा पीसीएस का जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है, इसके जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही, कह सकते हैं मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट होते हैं, वन लाइनर होते हैं। इससे चैलेंज ये होता है कि या तो हमको आंसर आएगा या नहीं आएगा, हम बहुत समझ करके उस पर टाइम दे करके उसके आंसर को नहीं निकाल सकते हैं। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन चीज ये है कि जो चीजें आपको पढ़ाई जाए उसको आपको रट लेना है और वहां पर आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो कुछ टॉपिक्स जहाँ पे हमने फोकस किए हैं बायोलॉजी के, यहाँ से लगातार क्वेश्चंस आए हैं। तो मेरा उम्मीद है, या हमारी ये जो कॉन्सेप्ट डेवलप किया है वो ये है कि यही टॉपिक से क्वेश्चन लगातार आपसे पूछे जा रहे हैं, तो यही चीजें आगे भी पूछी जाएंगी। बायोलॉजी में यही चीज केमिस्ट्री में है, कुछ क्वेश्चंस केमिस्ट्री में ज्यादा पूछ लेता है कभी कभी, और कुछ टॉपिक्स आपके फिजिक्स के हैं। इन चीजों को हमको अच्छे से समझना है, इनको हम लोग अच्छे से समझेंगे। एक क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम आपको बताना चाहेंगे कि एक 2014 में एक क्वेश्चन आया था, वो बायोलॉजी का था। क्वेश्चन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज क्या है, हीमोग्लोबिन क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है द आयरन कंटेनिंग ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट मेटेलोप्रोटीन in the red blood cells of the all vertebrates with the exception of the fish family as well as the tissue of some invertebrates। तो आयरन कंटेनिंग ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट मेटेलोप्रोटीन है, एकदम सही है। रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है, ये भी सही है। ऑल वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है, ये भी सही है। विद द एक्सेप्शन ऑफ फिश फैमिली, कह रहा है फिश फैमिली में नहीं पाया जाता है।
जब यहाँ पर कह दिया ऑल वर्टिब्रेट्स तो फिश फैमिली को कहना यहाँ पर गलत हो जाएगा। एज वेल एज टिश्यू ऑफ सम इनवर्टिब्रेट्स, और कुछ इनवर्टिब्रेट्स के टिश्यू में भी पाया जाता है। और आयरन कंटेनिंग नाइट्रोजन ट्रांसपोर्ट, तो नाइट्रोजन ट्रांसपोर्ट करने वाली बात यहाँ पे एकदम गलत हो जाएगी, इसको हटा दीजिए। द आयरन कंटेनिंग ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन द रेड ब्लड सेल्स ऑफ द ऑल वर्टिब्रेट विद द एक्सेप्शन ऑफ द फिश फैमिली एज वेल एज टिश्यू ऑफ सम इनवर्टिब्रेट्स। तो आयरन कंटेनिंग ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट मेटेलोप्रोटीन की बात यहाँ पर नहीं की गई है, रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है ऑल वर्टिब्रेट विद द एक्सेप्शन ऑफ फिश फैमिली। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पहले ऑप्शन में और दूसरे ऑप्शन में थोड़ा सा आपको सिमिलरिटी मिल रही है, बट यहाँ पर मेटेलोप्रोटीन की बात नहीं की गई है और ये कह रहा है कि ये फिश फैमिली और टिश्यू ऑफ सम इनवर्टिब्रेट्स में भी ये पाया जाता है। तो ये बात आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये भी आप गलत हो जाएगी। कैसे होगी इसको जब हम लोग समझेंगे आगे तब आप समझ में आपको डिटेल में आ जाएगा। आयरन कंटेनिंग ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट मेटेलोप्रोटीन इन द रेड ब्लड सेल्स ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स एज वेल एज द टिश्यू ऑफ द सम इनवर्टिब्रेट्स, ये बात एकदम सही है, क्योंकि ये जब हम वर्टिब्रेट की बात कर देते हैं तो फिश उसमें इंक्लूड हो जाता है, और ये तीन ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि इन वर्टिब्रेट के साथ साथ फिश को भी अलग से रखा गया है, तो फिश भी वर्टिब्रेट है इसलिए उसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन हमको क्लियर कट सही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये आयरन कंटेनिंग ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट मेटेलोप्रोटीन है और रेड ब्लड सेल में पाया जाता है और सभी वर्टिब्रेट में पाया जाता है एज वेल एज द टिश्यू ऑफ द सम इनवर्टिब्रेट्स, सभी वर्टिब्रेट के साथ साथ कुछ इनवर्टिब्रेट्स के टिश्यू में पाया जाता है, जैसे अर्थवर्म में भी पाया जाता है, तो अर्थवर्म में भी आपका हीमोग्लोबिन मिल जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये ऑप्शन आपका डी सही है, क्योंकि वर्टिब्रेट्स के अंदर फिश भी आती हैं और ये तीन ऑप्शन में फिश को अलग से उन्होंने मेंशन कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आपको थोड़ा सा जो है वो जो एनसीईआरटी की बुक है उसको डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता है, इस चीज को आपको समझना है। सेकेंड चीज, हम लोग यहाँ पर एक टॉपिक लेते हैं और उसको आपको समझाने का प्रयास करते हैं, जैसे ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ये टॉपिक से लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसमें वेवलेंथ आपसे पूछ लेता है कि जब लाइट किसी प्रिज्म पर पड़ती है तो वो डेविएट होकर के वो एक स्पेक्ट्रम बना लेती है, और वो स्पेक्ट्रम में जो 7 कलर्स आते हैं वो जो प्रिज्म का बेस है उसकी तरफ वायलेट कलर होता है और प्रिज्म का जो हेड होता है, जो शीर्ष होता है, उसकी तरफ रेड कलर होता है। तो ये जो डेविएशन हुआ है, सबसे ज्यादा डेविएशन आप देख पा रहे हैं वायलेट कलर का हो रहा है और सबसे कम डेविएशन जो हो रहा है वो रेड कलर का हो रहा है। तो इसकी वेवलेंथ आपसे पूछ लेता है कि अलग अलग जो डेविएशन हुए हैं, जो स्पेक्ट्रम बना हुआ है स्क्रीन पर, इनका वेवलेंथ क्या होगा। तो एग्जैक्टली जो डिस्पर्सन होता है वो जब किसी प्रिज्म पर, जब किसी कांच के प्रिज्म पर हम व्हाइट लाइट को इंसिडेंट कराते हैं, जब हम किसी व्हाइट लाइट को इंसिडेंट कराते हैं तो ये क्या होती है, इसके बेस की ओर डेविएट हो जाती है और ये 7 कलर में डेविएट होती है, और ये जो 7 कलर बनते हैं यही स्पेक्ट्रम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्पेक्ट्रम कहलाते हैं। इसका जो हेड होता है उसकी तरफ रेड कलर होता है और बेस की तरफ वायलेट कलर होता है, और ये विब्जियोर बन के आ जाता है। विब्जियोर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये विब्जियोर बन करके आ जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो वेवलेंथ होती है इसको आपको ध्यान रखना है। तो जो वेवलेंथ होती है, ये सबसे ज्यादा डेविएशन जो होता है वो वायलेट कलर का होता है, ये आपसे पूछेगा, और इसकी वेवलेंथ जो होती है वो 410 नैनोमीटर होती है, और सबसे कम डेविएशन जो होता है वो रेड कलर का होता है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें कि रेड कलर की जो रेंज कितनी होती है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि रेड कलर की रेंज कितनी होगी, तो आपको ध्यान रखना है कि रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है एंगस्ट्रॉम में 7800 से 6400 एंगस्ट्रॉम के बीच में इसकी वेवलेंथ होती है। ऑरेंज की हम बात करते हैं अगर, तो ऑरेंज की 64 से
400 से 6000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। अगर हम येलो कलर की बात करते हैं तो येलो कलर में 6000 से 5700 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ होती है। अगर हम ग्रीन कलर की बात करते हैं तो ये 5700 से ये आपका 500 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ब्लू कलर की, तो ब्लू कलर जो होता है ये आपका वेवलेंथ 5000 से 46000 के बीच एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। अगर हम इंडिगो की बात करते हैं तो ये आपका होता है 4600 से 4300 के बीच में होता है। और आपका जो वायलेट होता है इसका जो वेवलेंथ होता है ये 4300 से 4000 के बीच में होता है। यानी कि आप देख रहे हैं सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, वायलेट कलर की होती है, और सबसे अधिक वेवलेंथ किसकी होती है, रेड कलर की होती है। तो इसके क्या एप्लीकेशंस होंगे इसको हम लोग देखेंगे कि आपने देखा होगा जो रेड सिग्नल्स होते हैं, जो डेंजर सिग्नल्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा वो जो सिग्नल्स होते हैं वो आपके रेड कलर के बनाए जाते हैं क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, इसमें डेविएशंस कम होता है, तो ये दूर से ही ये दिखाई देने लगता है। इसको आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि इसका डेविएशन सबसे कम होता है। इसी तरह से हम लोग एक एक टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे, तो इसको आप समझिएगा। इस पर आए हुए क्वेश्चंस को हम अच्छे से समझेंगे और करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।